और इसमें बच्चे सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं, शाहीन ईगल नेम से मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से मुल्क करते हैं? शाहीन या ईगल के नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से मुल्क करते हैं? पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान और चाइना जो है वो इस नाम से जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। और किस मिलिट्री की किस ब्रांच में जो है वो ये एक्सरसाइज होती है? एयरफोर्स के अंदर जो है वो ये पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स जो है वो इस एक्सरसाइज को करती है। ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट हुई थी 2011 में, और 2011 से लेकर अभी तक जो है वो ये कंटिन्यूसली पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हो रही हैं। बेटा अभी एशियन गेम्स चल रही हैं। एशियन गेम्स किस मुल्क में हो रही हैं? एशियन गेम्स चाइना के अंदर हो रही हैं, चाइना में हो रही हैं। और एशियन गेम्स कितने साल के बाद होती हैं? 4 years के बाद जो है वो आपकी एशियन गेम्स होती हैं। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है अल-बतार-1। ये मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान किस मुल्क के साथ करता है? पाकिस्तान ये मिलिट्री एक्सरसाइज सऊदी अरेबिया के साथ करता है। ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ ये मिलिट्री एक्सरसाइज करता है अल-बतार-1। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ चिराट में की थी। चिराट बेसिकली जो कि मशहूर है किस चीज की वजह से? एसएसजी की वजह से। एसएसजी की वजह से जो है वो चिराट मशहूर है। चिराट कौन से प्रोविंस में आता है पाकिस्तान के? चिराट जो है वो नौशहरा के अंदर आता है। अब नौशहरा जो है वो कौन से प्रोविंस में आता है? चले नाम बता दिया मैंने। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, बेटा स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो एसएसजी कमांडोज होते हैं हमारे। नौशहरा इज इन केपी के, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो ये आपका आता है। तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो है वो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, उनकी भी स्पेशल फोर्सेज और हमारी भी स्पेशल फोर्सेज के दरमियान। अच्छा बच्चे, सऊदी अरब की बात हो रही है तो सऊदी अरब की करेंसी कौन सी है? रियाल। बेटा वो जिसकी बात आप, वो नौशहरा विरका है। सऊदी रियाल जो है वो करेंसी है सऊदी अरब की। और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया? मोहम्मद बिन सलमान। एमबीएस जो है वो वहां के प्राइम मिनिस्टर है। और सऊदी अरब के कैपिटल का नाम क्या है? रियाज जो है वो कैपिटल है सऊदी अरब का। उसके बाद बच्चे वापस आ जाते हैं हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर। पाकिस्तान अल समसाम नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज किस मुल्क के साथ करता है? अल समसाम के नाम से। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस पाकिस्तान करता है सऊदी अरेबिया के, सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस पाकिस्तान करता है। और अभी जो है वो इसका 22nd एडिशन जो है वो कंक्लूड हुआ है इस साल। ये स्टार्ट हुई थी 2004 में। 2004 में ये स्टार्ट हुई एंड बाई एनुअली ये जो है वो कंडक्ट होती हैं। ये एक्सरसाइज की गई थी पबी के अंदर। पबी जहां पर पाकिस्तान का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर है।
ये पबी जो है वो कौन से सूबे में आता है? पाकिस्तान का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जो है वो पबी में है। बेटा 2004 में ये पहली मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, ये अल समसाम के नाम से। अभी इसका 22वां एडिशन है 2023 में। तो पबी जो है वो ये किस सूबे में आता है? ये केपीके के अंदर आता है। केपीके में किस जिले, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है या डिवीजन में आता है, या कौन सी सिटी में आता है ये पबी? इट इज इन नौशहरा। नौशहरा के अंदर जो है वही आता है। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है, पाकिस्तान ने इस साल पबी के अंदर कि एक मुसलमान मुल्क के साथ पहली मिलिट्री एक्सरसाइज की, पहली दफा पाकिस्तान ने उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज की है। वो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में पाकिस्तान ने उस मुसलमान मुल्क के साथ पहली मिलिट्री एक्सरसाइज की है। वो मुल्क, मुसलमान मुल्क कौन सा है? दैट इज मोरक्को, जिसे मराकेश हम बोलते हैं। मोरक्को के साथ पाकिस्तान ने जो है वो पहली बार मिलिट्री एक्सरसाइज की है, और ये पबी के अंदर की है। और मोरक्को का कैपिटल कौन सा है? रबात। रबात की फेमस होने की एक वजह, अगर हम पॉलिटिकल देखें तो ओआईसी जो है वो 1969 में यहां से ही बनी थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। वो जो है वो 1969 में यहां से ही बनी थी, रबात से। और इसके फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज कितने थे ओआईसी के, जिन्होंने ये बनाई थी? 24 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थे इसके। और इसका पहला समिट भी रबात के अंदर हुआ था। सेकंड समिट कहां पर हुआ था भाई? उस वक्त जब ये बनी थी तब इसके 24 मेंबर कंट्रीज थे, अब इसके 57 मेंबर कंट्रीज है। जब ये बनी थी तो तब जो है वो इसका पहला समिट हुआ था रबात के अंदर। दूसरा समिट हुआ था कहां पर? 1974 में पाकिस्तान के अंदर हुआ था। मोरक्को की करेंसी कौन सी है? करेंसी ऑफ मोरक्को, मोरक्को की करेंसी है दिरहम। एक और चीज भी छोटी सी साथ देखते जाएं, मुसलमानों ने 711 में जब तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन पे हमला किया था तो वो मराकेश से ही दाखिल हुए थे स्पेन में। तो मराकेश और स्पेन के दरमियान एक स्ट्रेट आती है, उस स्ट्रेट का नाम क्या है? उस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसे जबले तारिक बोला जाता था, इसको क्रॉस करके क्या किया जी, मुसलमान जो है वो दाखिल हुए थे स्पेन के अंदर। तो एक तरफ स्पेन है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट जो स्ट्रेट करती है वो कौन सी है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। या अफ्रीका एंड यूरोप इज सेपरेटेड बाय स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से जो है वो ये सेपरेटेड है दोनों मुल्क, या दोनों बड़े आजम कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी अल कसा। अल कसा नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान किस मुल्क के साथ करता है? अल कसा नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान, बताएं बेटा, किसके साथ करता है? ईरान के साथ कर ही ना ले, सऊदी अरेबिया के साथ करता है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो ये मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज का थर्ड एडिशन जो है वो इस साल कंक्लूड हुआ है। कहां पर? किंग खालिद मिलिट्री सिटी में। और ये किंग खालिद मिलिट्री सिटी कहां पर है? किंग खालिद मिलिट्री सिटी जो है वो सऊदी अरब में है। बेटा ये हफार अल बतीन में है, हफार अल बतीन सिटी है सऊदीया का, वहां पर जो है वो ये मौजूद है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में है। उसके बाद बच्चे पाकिस्तान ने अमन 23 नाम से नेवल एक्सरसाइजेज जो है वो कंडक्ट किए हैं, जिसमें 50 कंट्रीज ने जो है वो शामिल किया है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, चाइना, टर्की। ये बड़े बड़े मुल्क हैं जिन्होंने जो है वो इसमें
इंडोनेशिया भी शामिल हुआ था, कुवैत, ओमान, ये सारे मुल्क जो है वो इसमें शामिल हुए थे। यूएस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएस भी इसमें शामिल हुआ था। तो 50 मुल्कों की जो है वो ये नेवल एक्सरसाइजेस थी जो है वो पाकिस्तान ने कंडक्ट किए हैं सर। उसके बाद बचे एटर्नल ब्रदरहुड। ये मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान किन ममालिक के साथ करता है? एक तो पाकिस्तान हो गया एटर्नल ब्रदरहुड, पाकिस्तान, टर्की और कतर और कजाकिस्तान। कजाकिस्तान और एक और मुल्क है उज्बेकिस्तान। इनके साथ जो है वो पाकिस्तान ये मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, इटर्नल ब्रदरहुड। और एक मिलिट्री एक्सरसाइज थ्री ब्रदर्स के नाम से भी मशहूर है, वो पाकिस्तान किन के साथ करता है? थ्री ब्रदर्स के नाम से भी मिलिट्री एक्सरसाइज मशहूर है। थ्री ब्रदर्स के नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान जो है वो करता है आज़रबाईजान और तुर्की के साथ। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की जो है वो ये तीन मुल्क मिलके करते हैं ये मिलिट्री एक्सरसाइज, थ्री ब्रदर्स। अच्छा बच्चे, उसके बाद पाकिस्तान की जूनियर लीडरशिप एकेडमी, पाकिस्तान आर्मी की जूनियर लीडरशिप एकेडमी कहां पर है? जूनियर लीडरशिप एकेडमी ऑफ पाकिस्तान आर्मी, जो कि नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के लिए जो है वो होती है, बनी हुई है, तो ये कहां पर है? इट इज इन शिनकारी। वो जो काकुल में है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, वो कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए है, ये नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के लिए शिनकारी के अंदर है। शिनकारी कौन से सूबे में आता है? यहाँ पर अभी रिसेंटली जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो है वो अपने दस्ते क्या कहते हैं वहां पर विजिट किया था, तो शिनकारी के अंदर। शिनकारी जो है वो आपके केपीके में आता है। केपीके में कौन सी सिटी के अंदर? ये मानसेरा के अंदर आता है। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है अतातुर्क नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान किस मुल्क के साथ करता है? बेटा इट्स माई चॉइस कि मैं उनको साहब कहूं, उनको जो मर्जी कहूं, यू आर नो वन टू डिक्टेट मी। ओके। जी, अतातुर्क नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान और तुर्की जो है वो करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की, और अभी इसका जो करंट एडिशन है ये जो है वो 12, अतातुर्क 12 जो है वो हुई है, और ये कंप्लीट हुई है तरबेला पर, तरबेला के मकाम पर जो है इसको कंप्लीट किया गया है। इंस्पायर्ड गैम्बिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो पाकिस्तान ने अपने सबसे फेवरेट कंट्री के साथ की है। कौन सा कंट्री है वो? यूएस एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो इसको कंडक्ट किया है, इंस्पायर्ड गैम्बिट 23। और बेसिकली यहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिस किया नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं और जो नेचुरल क्राइसिस पैदा हो जाते हैं, तो उसको कैसे जो है वो हैंडल करना है उसके बारे में ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी। उसके बाद बचे ब्राइट स्टार 23। ब्राइट स्टार 23 ये मिलिट्री एक्सरसाइज किस मुल्क ने जो है वो होस्ट की है इस दफा?
ब्राइट स्टार 23 ये मिलिट्री एक्सरसाइज इजिप्ट ने जो है वो कंडक्ट किए। ये मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें एयर फोर्स जो है वो पार्टिसिपेट करती है मुख्तलिफ ममालिक की। तो मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है वो ब्राइट स्टार है, और ब्राइट स्टार इजिप्ट जो है वो इस दफा उसने होल्ड किया। 34 कंट्रीज ने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया था, और पाकिस्तान, चाइना इसके अंदर जो है वो शामिल हुए थे। पाकिस्तान के JF-17 थंडर जो है वो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया की एयर फोर्स ने मुश्तरका तौर पे किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो एयर फोर्सेस ने ब्राइट स्टार 23 में जो है वो पार्टिसिपेट किया। इससे पहले कभी भी जो है वो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। सिंध शील्ड 2023 ये मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान एयरफोर्स ने किसके साथ की है, किस मुल्क के साथ जो है इसको कंक्लूड किया है? सिंध शील्ड 2023 पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो है वो, नहीं बस इनके नाम आपको पता होने चाहिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस के, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किस मुल्क के साथ पाकिस्तान ने की है। या ये जैसे आप पूछ लेते हैं, ये वाला बड़ा मशहूर है, ये इसके बारे में बहुत पूछते हैं, ये अलसमसाम के बारे में बड़ा पूछते हैं, शाहीन के बारे में बड़ा पूछते हैं। तो आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए किन दो कंट्रीज के दरम्यान है। आगे आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी डिटेल आप इसकी तैयार कर लें। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो ये कंडक्ट की गई है। इसमें होस्ट नेशन जो है वो पाकिस्तान था, और एक तीसरा मुल्क भी मुझे याद है, इसमें तीसरा मुल्क भी शामिल था, वो था टर्की। पाकिस्तान, टर्की एंड सऊदी अरेबिया। अच्छा बच्चे, मुझे याद आ गई एक बात, आप लोगों से वैसे रैंडमली पूछ रहे हैं कि ये जो एक एंड से पहले एक कोमा लगा है, ये कोमा ग्रामेटिकली ठीक है या गलत है? दिस इज नोन एज ऑक्सफोर्ड कोमा, और ये बिल्कुल ठीक है। ऑक्सफोर्ड कोमा इसको बोला जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। और ये मॉडर्न इंग्लिश में जो है वो इसी का इस्तेमाल होता है ताकि आप किसी किस्म की कंफ्यूजन से जो है वो बच सकें। रीडर को कंफ्यूजन से बचाने के लिए जो है वो हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। इसके बगैर मैं तो नंबर काट रहा था, एफपीएससी वाले भी नंबर काट लेते हैं। एफपीएससी वाले क्यों नहीं मानते इसको? एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, एक बच्ची कह रही है, उसका मुझे बताएं। द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय नवाज, जनरल आसिम मुनीर एंड इमरान खान। अब यहाँ पे अगर कोमा नहीं लगा होगा ना, ऑक्सफोर्ड कोमा, तो इसका मतलब कोई रीडर, हमें तो पता है कि जनरल आसिम मुनीर और शख्स है, इमरान खान और शख्स है, दोनों दोस्त हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। कोई पॉलिटिशियन है, एक्स क्रिकेटर है, और दूसरा जो है वो मिलिट्री मैन है। तो अगर जो एक अननोन रीडर है जिसे नहीं पता इन लोगों के बारे में, तो वो ये कंफ्यूज हो सकता है कि शायद जनरल आसिम मुनीर भी जनरल है और इमरान खान भी जनरल है, ये सेम मिलिट्री रैंक में है, तो ये कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आप यहाँ पे कोमा लगाते हैं, तो ये पता चल जाता है कि ये दो सेपरेट एंटिटी हैं। तो जिन्होंने रवेशा बेटा, जिन्होंने नहीं माना ना, उन्हें क्या, आप ना माने, आप जो है ना बगैर कोमे के लिखे हैं, अल्लाह ताला जो है ना आपका भला करेगा। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। बस यही वजह है उनकी, उनके नाम मानने की। अच्छा बच्चे, पाकिस्तान अल बहर नाम से एक नेवल एक्सरसाइज करता है, किस मुल्क के साथ? अल बहर के नाम से एक नेवल एक्सरसाइज करता है पाकिस्तान, वो किस मुल्क के साथ करता है?
पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, नेवल एक्सरसाइज, सॉरी। अच्छा बच्चे, वैसे एक बात नोटिस करने वाली है कि पाकिस्तान के साथ कोई गिनती के 2-3 मुल्क ही मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, वैसे तो और भी करते होंगे, लेकिन जो दिल से करते हैं वो यही है। सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, वही जो है वो क्या कहते हैं, इनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। मैंने बहुत कम देखा है कि ये जो जर्मन, यूरोपियन, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान के साथ जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये इस दफा जो है वो अल जुबैल में हुई थी, ये नेवल एक्सरसाइज। अल जुबैल सिटी जो है वो कहाँ पर है? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में है। तो ये आपकी जो है वो फेमस मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो इस साल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में जो है वो, हाँ ये अच्छी बात है कि हो सकता है कि पाकिस्तान उनको लिफ्ट ना कराता हो। अब बच्चे आगे आ जाते हैं। अच्छा बच्चे, किस मंथ में जो है वो WHO ने जो है वो कोविड-19 को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की लिस्ट से बाहर किया है? किस मंथ के अंदर? 2020 के अंदर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी, और मई के महीने में जो है वो कोविड-19 को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है वो खत्म किया गया था। अच्छा, किस महीने में जो है वो इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था? किस साल और किस महीने में? मार्च 2020 में। आई थिंक 11 मार्च था डेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11 मार्च 2020 को जो है वो ये किया गया था। और अभी जो है वो पेंडेमिक बरकरार है, इसको पेंडेमिक की लिस्ट से खत्म नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की लिस्ट से जो है फारिग किया गया। बेटा किंग चार्ल्स, ये इनका जो रैंक है वो कौन सा है? मतलब ये ब्रिटिश किंग है, ब्रिटिश और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के जो है वो जितने भी कंट्रीज हैं या जो ब्रिटिश मोनार्की के अंडर आते हैं उनके किंग है। इनका नंबर है 3rd, ये 3 नंबर है। इनकी वालदा थी 2 नंबर, क्वीन एलिजाबेथ 2, ये है 3 नंबर, ठीक है। और क्या कहते हैं, इनकी वाइफ का नाम क्या है? इनकी वालदा, इनकी वालिदा एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ 2 थी, और इनकी जो वाइफ है उनका नाम क्या है? लेडी डियाना। इनकी वाइफ कहाँ से होगी? खुदा का खौफ, रिश्ते खराब कर दिया आपने इनका। क्वीन कैमिला जो है वो इनकी वाइफ है। वो बेचारी सारी जिंदगी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इंतजार करती रही कि कब मेरी सास जो है वो खत्म होंगी और कब मुझे मौका मिलेगा क्वीन बनने का, और अल्टीमेटली बुढ़े बारी जाके उनको जो है वो ये चांस मिला है। तो ये कौन से महीने में जो है वो इनकी कोरोनेशन हुई थी? इनकी मई के मंथ में जो है वो इनकी कोरोनेशन हुई है। और पाकिस्तान की तरफ से कौन से शख्स जो है वो शामिल हुए थे इसमें? डॉक्टर शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के 23rd प्राइम मिनिस्टर थे, वो जो है वो इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद बच्चे आ जाता है 2011 में एक ऑर्गेनाइजेशन है अरब लीग, अरब ममालिक की एक ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक कंट्री को जो है वो बाहर किया था। अब दोबारा से उसको जो है वो ऐड कर दिया गया। वो कंट्री कौन सा है? सीरिया जो है वो इसको दोबारा से इसमें ऐड कर दिया गया है अरब लीग के अंदर। और सीरिया का कैपिटल कौन सा है? हमने करंट अफेयर्स की क्लास जो थी, जो CSS के स्टूडेंट्स हैं उनको, उसमें हमने देखा था कि सीरिया को जो है वो, सीरिया में जो प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं वो 2 मुल्क करवा रहे हैं। वैसे तो वहां पर काफी सारे इंटरनेशनल एक्टर्स मौजूद हैं, बट मेजर जो है वो प्रॉक्सीज जो वहां पे लड़ रही हैं वो कौन से 2 मुल्कों की हैं? ईरान एंड सऊदी अरेबिया। ईरान एंड सऊदी अरेबिया की जो प्रॉक्सीज हैं
वो लड़ रही हैं। वहां पे जो प्रेसिडेंट है बशार अल असद, वो किसकी प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे हैं? ईरानियन प्रॉक्सी या सऊदी प्रॉक्सी के तौर पे? ईरानियन प्रॉक्सी के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं। और जो रेबल्स हैं वो किसके तौर पे काम कर रहे हैं? वहां पे जो रेबल्स हैं वो उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, सऊदी अरब के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, एक और चीज, वहां एक आईएसआईएस नाम की, या इसको आईएसआईएल भी बोलते हैं, इनके नाम से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे ऑपरेट कर रही हैं। ये किसके खिलाफ ऑपरेट कर रही हैं? रेबल्स के खिलाफ या बशार अल असद के खिलाफ? ये बशार अल असद के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये आईएसआईएस टेक्निकली देखने में तो किसी की प्रॉक्सी नहीं लगती, बट बिहाइंड द सीन इसको बनाने वाला कौन सा कंट्री है? बिहाइंड द सीन अंकल सैम, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, जिसे अंकल, जिनका निक नेम अंकल सैम है, उन्होंने जो है वो, उनका हाथ इसमें जो है नजर आता है। तो वो इसके थ्रू जो है वो अपने मामलात को लेके चलते हैं। खैर, सीरिया के कैपिटल की बात करते हैं तो दमिश्क जो है वो सीरिया का कैपिटल है। दमिश्क जो है वो और द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड कैपिटल, मतलब दुनिया का जो सबसे पुराना आबाद कैपिटल है, दारुल खिलाफा, वो दमिश्क ही है। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र किया है, अरब लीग। ये अरब लीग कौन से साल में बनी थी? ये बनी थी 22 मार्च 1945 में। 1945 में जो है वो ये बनी थी। और अभी जो है वो इसके, जब ये बनी थी तो स्टार्टिंग में इसके 6 मेंबर कंट्रीज थे, अभी जो है वो 22 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। और इसका कैपिटल जो है वो आपके कायरो के अंदर है। कायरो जो कि इजिप्ट का कैपिटल है, वहां पर है। 1979 में इस कैपिटल को, इजिप्ट को जो है वो फारग करा दिया गया था, इजिप्ट की मेंबरशिप को खत्म कर दिया गया था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि इजिप्ट ने अपने ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे इसराइल के साथ। इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे अनवर सादात। अनवर सादात ने इसराइल के साथ कैंप डेविड अकॉर्ड कर किया था, और उस कैंप डेविड अकॉर्ड के अंदर इन्होंने इसराइल को जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया था एज ए कंट्री। तो तमाम मुसलमान कंट्रीज ने और अरब लीग ने एहतजाजन जो है वो कैपिटल यहाँ से ख़त्म करके ट्यूनिस में जो है वो शिफ्ट कर दिया था। लेकिन फिर इनकी गैरत सिर्फ 6 साल ही चली, और 1985 में जो है वो गैरत ख़त्म हो गई, और दोबारा से जो है वो कायरा को कैपिटल बना दिया गया। तो ये अनवर सादात जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे। तो अनवर सादात पहले मुसलमान भी हैं, पूरी दुनिया में पहले मुसलमान हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। और किस कैटेगरी में दिया गया था नोबेल प्राइज इनको? इनको नोबेल प्राइज दिया गया था पीस की कैटेगरी में। हाँ, इजिप्ट के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। इन्हें जो है वो पीस के नोबेल पीस प्राइज मिला था। और बाकी जो है, वैसे ओवरऑल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, तो इनको जो है वो नोबेल पीस प्राइज मिला था। उसके बाद बच्चे, इसी साल मई के अंदर रूस ने जो है वो एक मुल्क के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिस एग्रीमेंट के तहत वो मुल्क रूस को अलाउ करेगा कि रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स उस मुल्क में स्टेशन कर सकता है। वो कौन सा मुल्क है? ऑस्ट्रेलिया में करवाई ना दे, ऑस्ट्रेलिया एग्रीमेंट कर ही ना ले। ऑस्ट्रेलिया और रूस दो अलग अलग ब्लॉक्स में, ऑस्ट्रेलिया जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्री है और वो अमेरिकन ब्लॉक में बैठा है, नॉर्थ कोरिया नहीं। बेलारूस जो है वो उसमें अलाउ किया है। ये एग्रीमेंट बेलारूस और अमेरिका, रशिया रशिया के दरमियान हुआ है, जिसमें यह फैसला किया गया कि रशिया अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस में रखेगा, और उन्होंने अलाउ किया है इस चीज के लिए। बेलारूस का कैपिटल कौन सा है? मिन्स्क जो है वो वहां का कैपिटल है। और बेलारूस की करेंसी कौन सी है? बेल्जियम एक अलग मुल्क है, बेलारूस एक अलग मुल्क है, उसका कैपिटल बेल्जियम कैसे हो सकता है? इनकी करेंसी है रबल। रबल जो है वो एक और मुल्क की करेंसी भी है। अच्छा, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है,
काफी सारे बच्चों के, कुछ बच्चों के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे हैं और कुछ बच्चों के करंट अफेयर्स तो अच्छे हों या ना हो, थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी वीक है। मतलब बेलारूस जो है वो रशिया का सपोर्टर कंट्री है, तो इसकी करेंसी यूरो कैसे हो सकती है? यूरो जिन मुल्कों की करेंसी है वो सारे जो है वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं या फिर अमेरिका के चमचे हैं, तो उनकी करेंसी यूरो कैसे हो सकती है? तो खैर रबल जो है वो इनके अलावा रशिया की करेंसी, रशिया की भी करेंसी यही रबल है आपकी। अच्छा, रशिया के जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसका नाम क्या है? प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑफ रशिया, उसका नाम क्या है? क्रेमलिन जो है वो वहां के प्रेसिडेंशियल पैलेस का नाम है, और वहां के जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? डूमा जो है वो वहां की पार्लियामेंट है। अच्छा बच्चे, इस दफा जो है वो टर्की में इलेक्शन हुए मई के अंदर, और वो इलेक्शन जो है वो तैयब उर्दगान ने जीते। तैयब उर्दगान जो है वो कौन सी दफा जो है वो प्रेसिडेंट बना है, या कितनी दफा जो है वो सिलेक्ट हुआ प्रेसिडेंट के तौर पे? उसकी ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म है उसकी प्रेसिडेंट इलेक्ट होने की। टर्की से बात याद आ गई, टर्की का कैपिटल कौन सा है? अंकरा जो है वो कैपिटल है टर्की का। और टर्की की करेंसी कौन सी है? लीरा जो है वो करेंसी है टर्की की। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं नेक्स्ट, नेटो। नेटो का मोस्ट रिसेंट या 31st मेंबर कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड के साथ एक और मुल्क ने भी अप्लाई किया था मेंबरशिप के लिए, तो उसको मेंबरशिप नहीं मिली थी। तो वो कौन सा मुल्क था? स्वीडन। स्वीडन को जो है वो उसकी हरकतों की वजह से मेंबरशिप नहीं मिली थी। तो फिनलैंड जो है वो मोस्ट रिसेंटली जो है वो अभी मेंबर बना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो का। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये मेंबर बना था। ये ऑर्गेनाइजेशन 1949 में टू कर्टेल द प्रोपगेशन ऑफ कम्युनिज्म, रशियन यूएसएसआर की जो है वो जो मूवमेंट है उसको जो स्प्रेड था उसको रोकने के लिए ये बनाई गई थी। एक मिलिट्री अलायंस था, इसमें सारे यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं। सिर्फ दो कंट्रीज ऐसे हैं जो कि नॉन यूरोपियन है, जो कि नॉर्थ अमेरिकन है। वो कौन कौन से दो कंट्रीज हैं? टर्की नॉर्थ अमेरिका में आता हो, खुदा के बंदे। कनाडा एंड यूएसए। द 49th पैरेलल इन दो मुल्कों के दरमियान बॉर्डर है, जो दुनिया का सबसे लंबा जो है वो लैंड बॉर्डर है। तो कनाडा और यूएस दो ऐसे मुल्क हैं जो कि नॉन यूरोपियन है, बाकी सारे जो है वो यूरोपियन कंट्री। एक कंट्री ऐसा है जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी रहती है, मेडिसन लाइन भी बिल्कुल यही है, जहां पे मुसलमान मेजोरिटी में है। टर्की जो है वो एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहां इंडोनेशिया नेटो का मेंबर नहीं है ना, नेटो का मेंबर कंट्री नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बात वापस आ जाते हैं फिनलैंड के ऊपर। फिनलैंड का जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? हेल्सिंकी जो है वो वहां का कैपिटल है। वहां के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? पेटेरी ओरपो। वो फीमेल माजी का हिस्सा हो गई हैं, वो जा चुकी हैं। उन्होंने उन्हें पार्टीज करने का बहुत शौक था, तो फिर वो उन्हें कहा है कि अब आप जाके पार्टीज करें। पटीरी औरपो को जो है वजीर आजम बनने दें। यहाँ की करेंसी कौन सी है? यहाँ की करेंसी है यूरो।
यूरो यहाँ की करेंसी है। अच्छा, इसके इस मुल्क के पास एक बड़ी फेमस गल्फ मौजूद है, उस गल्फ का नाम क्या है, इस मुल्क के साथ आती है। एक तरफ स्वीडन है, एक तरफ ये है, और इनके दरमियान में गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथनिया इज बिटवीन, ओ पर्शियन गल्फ इधर क्या लेने आ गई है खुदा के बंदे। गल्फ ऑफ बोथनिया इज बिटवीन फिनलैंड एंड स्वीडन, इनके दरमियान जो है वो ये बड़ी फेमस गल्फ है। तो ये आती है पर्शियन गल्फ जो है वो उधर हमारे पास एशिया में धक्के खा रही है। उसके बाद आगे मूव करते हैं। जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, ये एक्सप्लोरर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो है वो लॉन्च की है, ताकि जोवियन सिस्टम बेसिकली जो जुपिटर के जो मून सिस्टम है उसके बारे में है। तो जोवियन सिस्टम पे लाइफ की प्रेजेंस को जो है वो ये फाइंड करेगी, लाइफ को जो है वो ये देखेगी कि वहां पर इंसान रहते हैं, कोई चीज जानदार रहती है या नहीं रहती। और इन्होंने कहा है कि इसने वापस आना है 2031 में। ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये 2031 में पता करके आएगी कि वहां पर इंसान रहते हैं या नहीं रहते, या कोई चीज जानदार किसी किस्म की रहती है। ये इसी साल गई है, अप्रैल में। अच्छा बच्चे, आप लोगों ने ना एक इंसिडेंट पढ़ना है, ये कीनिया के अंदर आई थिंक हुआ था, शाकाहोला फॉरेस्ट इंसिडेंट। इसमें क्या हुआ था ये थोड़ा सा पढ़ के आना है आपने। शाकाहोला फॉरेस्ट इंसिडेंट ये कीनिया के अंदर आई थिंक हुआ था ये, और यहाँ पर जो है वो मैस सुसाइड की थी लोगों ने। क्यों की थी, किससे मिलने के लिए की थी, ये जरा आपने जो है ना पढ़ना है, और कौन सा ग्रुप जो है वो उसको लीड करता था, और फिर कैसे ये खत्म हुआ इशू। ये भी इंसिडेंट जो है वो मई के अंदर अप्रैल में हुआ था, 2 अप्रैल 2023 में। अच्छा बच्चे, यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर स्टेट्स है, 193 मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने जो है वो एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया है फॉर हाई सीज, यानी कि जो समंदर है उनके इस्तेमाल को जो है वो बेहतर बनाया जाएगा, ताकि समंदरों के अंदर मौजूद जो मेरीन लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इन्होंने कितने परसेंट मेरीन लाइफ को या समंदरों को प्रोटेक्ट करने का फैसला किया है 2030 तक, कि ये इतने परसेंट जो है वो आपके जो हाई सीज हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे या उसकी मेरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे। ये यूएन का लीगल फ्रेमवर्क है जो कि मार्च 2023 में आया, और इसके अंदर इन्होंने कहा कि हम 30% तक जो है वो हाई सीज के अंदर मौजूद जो मरीन लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करेंगे बाय 2030। उसके बाद, अच्छा बच्चे सिर्फ 1 मिनट रुके, मैं आता हूँ, सिर्फ 1 मिनट। ये बच्चे वैसे मेरे जहन में एक सवाल आया तो मैंने कहा रैंडमली पूछ लें, कि यहाँ पर क्या आएगा, ही केम बैक विद इन अ मंथ होगा या इन अ मंथ होगा। जितने बच्चों को लगता है विद इन अ मंथ होगा, प्लीज रेज योर हैंड। ये सारे बच्चे गलत हैं, जो हाथ खड़े कर रहे हैं सारे गलत हैं। इन अ मंथ इज द राइट आंसर। एक और आ जाते हैं, फिर उसकी रीजन बताता हूँ कि क्यों जो है वो इन अ मंथ आएगा।
आई केप्ट वेटिंग फॉर यू बाय या टिल 4 o'clock, क्या आएगा? आई केप्ट वेटिंग फॉर यू बाय 4 o'clock और टिल 4 o'clock। ये जो टिल कर रहे हैं ना, इनका टिल लगाना पड़ेगा, हिसाब करना पड़ेगा इनको। द राइट आंसर इज टिल। टिल इज द राइट आंसर, टिल जो है वो राइट आंसर है। अच्छा, ये जो एक जैज कैश एप्लीकेशन पे, इजी पैसा ऐप पे भी एक टिल कोड आता है, वो क्या, वो किस चीज का कोड होता है टिल कोड? वो टिल कोई एब्रीविएशन है या क्या चीज है वो? टिल आईडी, हाँ चलिए। बेटा नवंबर के मंथ में आपके पेपर होने हैं। वी शैल रिटर्न टिल और बाय 11 PM। अब ये जरा समझ लें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जब हम कोई काम वक्त पूरा होने से पहले की बात करते हैं, मतलब कोई काम जो अभी वक्त पूरा होने से पहले करना हो, तो वहां पर हम लोग विद इन लगाते हैं या बाय लगाते हैं। अभी किसी काम के कंप्लीट होने में कोई टाइम जो है वो पूरा ना हुआ हो अभी, और टाइम कुछ रहता हो, विद इन टाइम पीरियड आप कोई काम कंप्लीट कर लेंगे, तो वहां पर हम विद इन या बाय लगाएंगे। और अगर टाइम पूरा होने के बाद आपने काम किया, तो फिर वहां पर क्या आता है? इन आता है या टिल आता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि टाइम पूरा हो गया या नहीं पूरा हो गया? ये एक और सवाल है। तो बड़ा सिंपल है, आप सिर्फ ये देख लें कि यहाँ फॉर्म ऑफ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया जा रहा है। यहाँ पर पास्ट ही केम बैक, तो इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, यानी कि वक्त गुजर चुका है। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? फिर यहाँ पर आपने क्या लगाना है? यहाँ पर आपने इन लगाना है। और अगर यहाँ पर आई केप्ट वेटिंग फॉर यू बाय टिल ओ क्लॉक, यहाँ पर केप्ट लगा हुआ है, विच शोज कि ये पास्ट की बात हो रही है। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? बाय आएगा या आपका टेल आएगा? यहाँ पर आपका टेल आएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, वक्त गुजर चुका है। यहाँ पर वी शैल रिटर्न टिल बाय 11 PM, यहाँ पर लगा हुआ है शैल, इसका मतलब है अभी टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, टाइम अभी पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर हम फिर बाय लगाएंगे। यहाँ पे शेल से हमें पता चल रहा है कि ये टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे कंप्लीट होना है। तो आपको ये बाय, शाय और टिल, विद इन इसका अंदाजा अगर कंफ्यूजन हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब को देख लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वो क्या आना है। एक छोटा सा सेंटेंस और देख लेते हैं। आई हैड पास्ड माई मेट्रिकुलेशन इन 1978, ये सही है या गलत है? गलत क्यों है? गलत क्यों है? जब हमें जब हमें सुन ले, जब हमें किसी काम की एग्जैक्ट डेट पता हो कि वो काम कब हुआ, जब हमें एग्जैक्ट डेट पता है कि ये काम 1978 में हुआ, 1950 में हुआ, 1947 में हुआ, तो हम उस टेंस को पास्ट इंडेफिनेट में लिखते हैं, परफेक्ट में नहीं लिखते। ठीक है, उसको किस में लिखते हैं? पास्ट इंडेफिनेट में लिखते हैं। जब हमें किसी काम के कंप्लीट होने का एग्जैक्ट टाइम पता हो कि वो काम एक्चुअली हुआ कब था, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनेट में लिखते हैं। तो आई पास माई मैट्रिकुलेशन इन 1978, ये सही एक्सप्रेशन होगा। समझ आ गई है?
इसका बच्चे आपका बाय आएगा, इसका बाय बाय राइट आंसर है। तो जो भी साल आपका होगा, आप वो साल लिख देंगे तो आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो एग्जैक्ट टाइम किसी चीज की, किसी चीज का एग्जैक्ट टाइम आपको पता हो कि वो टाइम, वो काम कब हुआ था, तो उसको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। अब हम वापस आ जाए अपने करंट अफेयर्स पे। अच्छा बच्चे, सिलिकॉन वैली बैंक जो अभी रिसेंटली जो है वो बैंकरप्ट हुआ है, ये किस मुल्क का बैंक था? सिलिकॉन वैली बैंक, वैसे नाम से पता चल गया किस मुल्क का होना चाहिए। पाकिस्तान हैड इस्टेब्लिश्ड गलत है, पाकिस्तान इस्टेब्लिश्ड सही है। इट वाज द 16th लार्जेस्ट बैंक इन यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद बच्चे आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो है वो एक शख्स के अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए हैं। आईसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो है वो एक मुल्क के प्रेसिडेंट के अरेस्ट वारंट जारी किए हैं, और वो इस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है। 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से एक वो भी है। तो वो मुल्क कौन सा है और वो प्रेसिडेंट का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन जो है वो, उनको जो है वो उनके अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए। और ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये 2002 में जो है वो स्टैब्लिश की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है या इसकी सीट कहाँ पर है? द हेग के अंदर जो है वो इसकी सीट मौजूद है। अच्छा बच्चे, एक तुर्की के अंदर अर्थक्वेक जो है आया था, उस अर्थक्वेक की जो है वो इंटेंसिटी कितनी थी? जो अर्थक्वेक टर्की में आया था इस साल, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी? 7.8 रेक्टर स्केल पे जो है वो ये जल्जला आया था। और पाकिस्तान में जो 2005 में आया था वो कितने रेक्टर स्केल पे आया था? 7.6 रेक्टर स्केल पे। 7.6 रेक्टर स्केल पे जो है वो पाकिस्तान में जल्जला आया था 2005 में। हाँ जी, आज उसकी जो है वो 8 अक्टूबर या 10, हाँ 8 अक्टूबर ही था। आज एनिवर्सरी थी उसकी। तो क्या क्या एज थी आप लोगों की जब 2005 में जल्जला आया था? ठीक है, 3 3 4 4 साल के जो है वो काके थे सारे आप लोग। सिर्फ चंद लोग जो है वो 11 12 साल के, बाकी सारे छोटे छोटे काके थे, वॉकर में फिरने वाले थे। आगे आ जाते हैं। अच्छा बच्चे, चाइनीज स्पाई बलून एक मुल्क ने शूट किया था। वो कौन सा मुल्क है जिसने चाइनीज स्पाई बलून को जो है वो शूट किया था, जो उनकी टेरिटरी में फ्लाई कर रहा था? यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो इसको किया था। ये बालून जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील और कोलंबिया के ऊपर भी जो है वो देखने को मिले थे।
अमेरिका ने जो है वो जैसे ही इस बालून को शूट किया है तो उसके फौरन बाद उसको फोरेंसिक लैब में भेजा है और उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर जो है वो जासूसी के आलात लगे हुए थे, लेकिन वो आलात कौन से थे वो अमेरिका ने नहीं बताया कि कौन से आलात है। और दूसरा फिर ये भी कहा कि ये जो जासूसी के आलात लगे थे ये डाटा वापस चाइना में ट्रांसफर करने में नाकाम रहे हैं। और तीसरी बात जो बाइडेन ने ये भी कहा कि इस बालून के बारे में चाइनीज गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता, चाइनीज गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता। तो इसलिए चाइना अमेरिका ने इस मामले को ठंडा कर दिया, हालांकि था कुछ भी नहीं उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बंगी थी। ये बच्चे इसको हम रोकते हैं।